Assalamualaikum. Welcome back to the deep learning classes. आज का टॉपिक हमारा है फ्लो चार्ट। आज हम जान लेते हैं कि फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्या है, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और हम कैसे एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने एल्गोरिदम के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उसको देख लीजिए so that you will understand what algorithm is. Then in this video we will understand how algorithm will be converted into the flow chart. हम algorithm को कैसे flow chart में convert कर सकते हैं। चलिए start करते हैं। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? फ्लो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है उन सारे स्टेप्स की, उन सारे डिसीजंस की जो हम लेते हैं, जो हम करते हैं वाइल परफॉर्मिंग ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया और जो भी हमने उस सॉल्यूशन में जो स्टेप्स होते हैं, अगर हम उन स्टेप्स को कोई विजुअल फॉर्म देंगे, कोई विजुअल डायग्रामिक शेप देंगे, तो वो सारे शेप्स जो होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद लाइन्स या डायरेक्शनल एरोज़ के साथ, तो वो एक इमेज बन जाती हैं। उस पूरी इमेज को हम फिर फ्लो चार्ट कहते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास जितने भी स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को एक डायग्रामिक शेप देते हैं और उन डायग्रामिक शेप्स को कनेक्ट करते हैं आपस में कनेक्टेड लाइन्स से या डायरेक्शनल एरोज से, और वो पूरी इमेज को हम फिर फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने फिर ये समझा कि फ्लो चार्ट असल में एक डायग्राम है, एक ऐसी डायग्राम जो हमें बताती है कि वर्क फ्लो कैसे होगा, यानी प्रोसेस को कैसे किया जाएगा, हमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे। हर कोई स्टेप जो उस प्रोसेस में होगा वो एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन होगी, वो एक डायग्राम होगी जो उस स्टेप को रिप्रेजेंट करती होगी। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो फ्लो चार्ट है ये एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ की डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन? वर्क फ्लो की या प्रोसेस की। तो लेकिन यही चीज़ें हमने एल्गोरिदम में भी पढ़ी थी कि हमने कहा था कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है टू सॉल्व ए टास्क, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हमारी होती है हम उसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और वो स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारा सोल्यूशन आ जाता है। अगर हम उन्हीं स्टेप्स को फिर एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उस पूरे डायग्राम को फिर क्या कहा जाएगा? फ्लो चार्ट कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम जो है फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिदम की एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। सो वी कैन से दैट ए फ्लो चार्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एन डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहली बार फ्लो चार्ट को इस्तेमाल किया था, इंट्रोड्यूस किया था फ्रैंक बंकर गिलबर्ट और लिलिन मोलर गिलबर्ट। ये दो शख्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया था। किसी फ्लो प्रोसेस चार्ट के ज़रिए से फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया था और उस फ्लो प्रोसेस चार्ट में इन्होंने किसी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया था ये समझाने के लिए कि हम किस तरीके से प्रोसेस को फ्लो कर सकते हैं। लेटर ऑन, ये 1921 की बात है। उसके बाद इस चार्ट को हरमैन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वॉन न्यूमैन, इन दोनों ने, ये जो यहाँ पे हैं ये हरमन है और ये जॉन वॉन न्यूमैन है, इन दोनों ने फिर 1949 में फिर से इसका इस्तेमाल किया। किस लिए? हाउ एट द टाइम इनका मकसद ये था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैसे फ्लो चार्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद 1970 में काफ़ी इनका जो यूज़ है ना वो कम हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से प्रोग्रामिंग में इनका अच्छा खासा स्कोप है। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड। अब सवाल है कि हम फ्लो चार्ट हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? वाई वी नीड फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्या है? तो एक तो पहले ही बात हमने क्लियर कर दी कि इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या और वी कैन से इट इज़ अ डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम को अगर हम किसी पिक्चर की शक्ल में या किसी डायग्रामिक शक्ल में देखेंगे तो इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी जो प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं उसका एल्गोरिदम लिखा और उस एल्गोरिदम का हमने कोई फ्लो चार्ट बनाया तो फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम उस प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें आ जाता है कि वाई वी नीड फ्लो चार्ट। सेकंड पॉइंट इज़ दैट जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको समझने और उनको समझाने के लिए फ्लो चार्ट एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है।
So we can say that if we have a complex program or we have a complex task, we can draw that task or that program into a flow chart, and by this flow chart we can simply understand what is going on. हम आराम से देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आसान तरीके से तो वो फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट इज़ कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है या कोई कोड है, उस कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए, उस कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम उसको इम्प्रूव करने के लिए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम किसी भी कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और एक पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई लोग जो है वो किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे जो वो काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे समझाने के लिए, यानी उस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए या समझने के लिए, इफ़ वी फॉलो द फ्लो चार्ट्स वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द पीपल दैट आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। यानी एक ही इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग आसानी से उस प्रोजेक्ट को समझेंगे वाया फ्लो चार्ट्स। सो ये एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाती हैं उन लोगों के दरमियान जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, एक ही मकसद जिनका होता है, वो ये एक फ्लो चार्ट जो है ये उनके लिए एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाती है। फ्लो चार्ट में यूज़ होने वाले शेप्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी प्रोसेस का फ्लो चार्ट जब बनाया जाता है, हमें पता है प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स, वो जो स्टेप्स उस प्रोसेस के होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी एक जैसे वो स्टेप्स नहीं होते, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो अलग अलग स्टेप्स को दिखाने के लिए हमारे पास फ्लो चार्ट में अलग अलग शेप्स होनी चाहिए। तो अलग अलग शेप्स डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अलग अलग स्टेप्स को। सो इसीलिए रूल्स बनाए गए, यानी यूनिवर्सली माना गया है कि ये शेप्स जो है ये हमेशा पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहली बात, हम टर्मिनल जो है ये ओवल शेप्ड है, टर्मिनल या टर्मिनेटर भी कहते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। यानी हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट हुआ और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे एंड हुआ। ऐसे ही दूसरा अगर देखा जाए, ये डेटा इनपुट एंड आउटपुट के लिए, यानी डेटा हम इनपुट ले रहे हैं या डेटा आउटपुट हो रहा है किसी प्रोसेस में, उसको दिखाने के लिए हम इस पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही इस डायमंड का इस्तेमाल करते हैं बाय फॉर डिसीजन मेकिंग, कि अगर कहीं जगह हमें कोई डिसीजन लेना होगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, फॉर एग्जांपल, फिर ट्रू है कि फॉल्स है, उस केस में हम क्या कहते हैं इसको, डायमंड शक्ल बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी हैव रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप इस्तेमाल होती है जब कोई प्रोसेस होती है, यानी कोई प्रोसेसिंग स्टेप होता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं। ऐसे ही फ्लो कंट्रोल के लिए, यानी यहाँ से फ्लो कंट्रोल हुआ किसी दूसरी जगह, तो उसको यानी एक स्टेप से जब दूसरी स्टेप पे कंट्रोल फ्लो हो जाता है तो हम वो एरो से दिखाते हैं, इन एरो से दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये हम फ्लो चार्ट में देख लेंगे। ऐसे हमारे पास कनेक्टर होते हैं, यानी जो जहाँ 1 2 3 तरीके से अगर किसी फ्लो चार्ट में डेटा फ्लो आ रहा है, फ्लो कंट्रोल आ रहा है, वो एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसको हम कनेक्टर से दिखाएंगे। ये सर्कल है, इस सर्कल को कनेक्टर कहते हैं। तो इस कनेक्टर से दिखाते हैं कि बहुत अगर 2-3 साइड से फ्लो आ रहा है तो वो एक ही पॉइंट पे कैसे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कनेक्टर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ 2 कनेक्टर दिखाए गए हैं, एक है ऑन पेज कनेक्टर, एक है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑन पेज का मतलब होता है कि अगर ये फ्लो चार्ट जो होता है ये पेपर पे लिखा होता है, तो अगर ये एक ही पेज पे है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑन पेज। और कभी कभार ऐसा भी होता है फ्लो चार्ट इतना बड़ा होता है कि ये मल्टी पेजेस पे आ जाता है, तो एट दैट टाइम सारे फ्लो हम एक ही पॉइंट पे नहीं दिखा सकते, तो एट दैट टाइम वो यूज़ ऑफ पेज। यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरी साइड से भी कभी कोई डेटा आ रहा होगा या कोई फ्लो आ रहा होगा, वो इस पॉइंट पे आ रहा होगा। और ऐसे ही लास्ट में हम इस स्लाइड में देखेंगे स्टोर डेटा, यानी कभी कभार हमें डेटा ऐसे दिखाना होता है कि ये इनपुट भी नहीं है या आउटपुट भी नहीं है प्रोसेस का, ना तो ये इनपुट है ना तो आउटपुट, तो फिर ये डेटा आया कहाँ से, तो एट दैट टाइम हम इस शक्ल से दिखाते हैं ये स्टोर्ड डेटा है, यानी ये ऑलरेडी इसमें पेंडिंग था, यानी स्टोर्ड डेटा था, हमने इसको इस्तेमाल किया।
तो देख लेते हैं और शेप्स के बारे में। नेक्स्ट जो है ये एडवांस थोड़े से हैं, जैसे फर्स्ट वाली प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए, यानी कोई डिफाइंड प्रोसेस है तो उसको दिखाने के लिए हम ये वाली शेप देखते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनल स्टोरेज के लिए, यानी स्टोरेज इस्तेमाल हुए लेकिन इंटरनल। डेटाबेस, इंशाल्लाह इनके बारे में सारी बातें आएंगी। डेटाबेस के बारे में, यानी किसी डेटाबेस से हम डेटा ले रहे हैं या किसी डेटाबेस में हम डेटा सेव कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द फ्लो। जो फ्लो लाइन होगी वो दिखाएगी वहाँ से डेटा आ रहा है या वहाँ से डेटा जा रहा है। वैसे ही मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप के लिए हमारे पास ये वाली इमेज है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए ये वाली शेप है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के लिए ये वाली शेप है, और मर्ज के लिए ठीक है, दो चीज़ों को मर्ज करना, ठीक है, उनको मिलाना या बांधना है किसी तरीके से, वो हम इस में से दिखाते हैं। मैनुअल इनपुट के लिए ये वाली इमेज है, और डिस्प्ले के लिए किसी जगह कोई डेटा या कोई चीज़ हमें डिस्प्ले करानी है तो उस डिस्प्ले को फ्लो चार्ट में दिखाया जाएगा इस वाली शेप से। ठीक है, ये था शेप्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो शेप इस्तेमाल होती हैं वो कैसे होती हैं। फ्लो चार्ट को किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ की एग्जांपल। इस केस में हमने एक स्टूडेंट की एग्जांपल ली है। स्टूडेंट को याद आता है स्कूल जाने के लिए, तो वो स्कूल जाने के लिए तैयारी करता है, तो यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद वो इनपुट लेगा, यानी चेक टाइम। फॉर एग्जाम्पल चेक टाइम इसके लिए इनपुट है। ये डेटा जब आया उसके पास, तो इस पे वो फिर एनालिसिस करेगा, यानी इस पे वो डिसीजन करेगा, डिसाइड करेगा कि अगर 9 बजे से कम टाइम है या 9 बजे से ज़्यादा टाइम है। अगर 9 बजे से कम टाइम है देन ये फिर पैदल ही चला जाएगा, और अगर 9 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर तो ये किसी केस में पैदल नहीं, फिर तो इसको बस ही लेनी पड़ेगी, तो ही और शी विल टेक बस देन। तो दोनों केस में ये फिर स्कूल पहुंचेगा, और स्कूल पहुंचने तक हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरीके से वहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो ये था एक फ्लो चार्ट कि एक स्टूडेंट जो घर से निकलता है स्कूल तक, ये उसका फ्लो चार्ट होगा। एक एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एल्गोरिदम है, बहुत ही छोटा एल्गोरिदम है, या आप कह सकते हैं ये बहुत ही आसान एल्गोरिदम हमने लिखा है। इस केस में इस एल्गोरिदम में हमने दो इनपुट लिए हैं, ए एंड बी। ये दोनों नंबर हैं ए एंड बी। हमें जानना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। फॉर दैट उस चीज़ के लिए हमने एक कंडीशन ली है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, यानी बी इज़ ग्रेटर, ये वाला हमें आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। आप इस वीडियो को पाज करो और इस एल्गोरिदम को गौर से देखो, आपको ये सारा समझ आ जाएगा। अब इसी एल्गोरिदम को कैसे हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ फिर हमने स्टार्ट लिखा और स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप हमने एल्गोरिदम में लिखा, वो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एक ओवल शेप में। स्टार्ट आ जाएगा और एक ओवल शेप में स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनल जो हमने पढ़ा। इसके बाद इनपुट के लिए इनपुट बॉक्स आएगा और ए एंड बी एज इनपुट लिया जाएगा। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर एक डिसीजन मेकिंग बॉक्स में, यानी एक डायमंड में लिया जाएगा, और इसमें देखा जाएगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट बॉक्स और इनपुट बॉक्स सेम ही होते, वहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन, यानी ए इज़ ग्रेटर, यानी ए बड़ा है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो तब जाके फ्लो दूसरे साइड से चला जाएगा और देखेंगे प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, तो इस केस में हमें मिलेगा आउटपुट बी इज़ ग्रेटर, यानी बी बड़ा है। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट कहेंगे स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमने एक एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया, बहुत ही आसान तरीका। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फ्लो चार्ट के क्या हैं, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को ये वीडियो को पास करने के बाद सारे पॉइंट्स को देख लो, बहुत ही आसान है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं। मैं पढ़ूंगा, उनकी मीनिंग बताऊंगा, कुछ खास और है नहीं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू गो एंड चेक दैट। और उसके बाद दीजिए इसके साथ साथ हमारी इस वाली वीडियो में इजाज़त। इंशाल्लाह हम जल्दी ही आपके साथ एक दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे।